नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल टेल्स बाय यशु पर। यहाँ पर आपको मिलेंगी रोचक और सस्पेंसफुल कहानियाँ। अगर आपको यहाँ पर हमारी कहानियाँ पसंद आती हैं तो कृपया करके आप हमारी वीडियोस को लाइक करें, इसको अपने दोस्तों को साथ शेयर करें और साथ के साथ अपना कमेंट करना ना भूलें। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो कृपया करके इसे सब्सक्राइब भी करें। आपका ज़्यादा समय न लेते हुए चलो आज की कहानी को शुरू करते हैं। पिछले एपिसोड में हमने सुना था कि एक तरफ जहाँ पर हिमालय के रीजन में एक आदमी वहाँ पर बैठकर अब एक केक काट रहा था और अब वो कह रहा था, हैप्पी बर्थडे माय यंगर ब्रदर सिकंदर। ऊपर वाला करे कि तुम्हारे दूसरे जन्म में ऊपर वाला तुम्हें इतना दिमाग ना दे, क्योंकि जिस दिमाग की वजह से तुम्हारे बहुत सारे फिर से वहाँ पर भी दुश्मन हो जाएं। तुम्हें जरूरत ही क्या थी तुम्हें इतना सारा इंटेलिजेंट होने की। देखो उसी ने तुम्हारी जिंदगी में उन्होंने ही तुम्हारी जिंदगी ही छीन ली। ये कहते हुए ही वो जोर जोर से हंसने लगता है और अब वो यही सोचता है कि कोई भी अब मेरे राज तक नहीं पहुंच सकता है। वैसे एक बात कहूँ सिकंदर, तुम्हारी मौत की वजह भी तुम ही थे, कोई और नहीं। तो क्योंकि तुम्हारी मौत किसी और ने नहीं ली, बल्कि तुम्हारी वजह से हुई। मेरी कोई गलती थी ही नहीं उसमें। अगर तुम इतने परफेक्ट नहीं होते तो तुम्हारे गुरुदेव जिन्होंने हमें सब कुछ सिखाया था वो मेरा कंपैरिजन कभी तुमसे नहीं करते। भला क्या जरूरत थी उन्हें हम दोनों का कंपैरिजन करने की, क्योंकि वो तो गुरु थे ना, तो उन्हें तो दोनों को एक समान ही रखना था। मैं तुम्हारा बड़ा भाई था तो मुझे परफेक्ट होना चाहिए था ना, तो फिर तुम कैसे हो गए? क्योंकि ये बात फिर मेरे ईगो पर आ गई। क्योंकि तुम परफेक्ट हो ही नहीं सकते। अगर जब तक मैं हूँ तो बड़ा भाई मैं था तो मुझे ही परफेक्ट होना चाहिए था। अब देखो ना, तुम्हारी ही वजह से मैंने उन्हें भी मार दिया और इल्जाम लगा दिया उसके ऊपर जो कभी तुम्हारी जान हुआ करती थी। कितना अच्छा खेल खेला था ना मैंने सिकंदर। वैसे उसने मेरे साथ सही नहीं किया। उसे पता था कि मैं उसे पसंद करता हूँ, लेकिन इसके बावजूद भी उसने मुझे न चुनकर तुम्हें चुना। क्योंकि हद तो तब हो गई जब हम दोनों ने पसंद भी एक ही लड़की को किया और उसने मुझे रिजेक्ट किया और उसने तुम्हें सेलेक्ट कर लिया। बस फिर क्या था? फिर तो ये सारा का सारा खेल होना ही था। और देखो ना फिर मैंने क्या किया। पूरे ही गुरुकुल के विद्यार्थी उसके खिलाफ हो गए थे। मैंने चाल ही इतनी अच्छी चली थी, बेंगलोर में उसका रहना इतना मुश्किल कर दिया था मैंने। ये कहते हुए ही वो शख्स अब जोर जोर से हंसने लगता है और फिर अब वो यही सोचता है कि सिकंदर के जन्मदिन पर कितना अच्छा तोहफा दिया था ना मैंने उसे। सच में, क्योंकि ऐसा तोहफा तो कोई दुश्मन को ना दे, लेकिन मैंने तो अपने भाई को ही दिया था, वो भी उस भाई को जिससे मैं हमेशा से ही जीतना चाहता था। और देखो मैं जीत भी गया। अपने ही प्यार से सिकंदर को उस दिन दूर होना पड़ा था, क्योंकि जन्मदिन के दिन पर उसने ना जाने क्या क्या सोचा था, लेकिन उसका वो जन्मदिन तो उसके प्यार की जुदाई बन गया उसके लिए। अरे दिमाग तो मेरे पास शुरू से ही था, लेकिन कोई समझना ही नहीं चाहता था, क्योंकि सबको तो दिमाग बस तुम्हारा ही दिखाई देता था ना सिकंदर। मेरा तो कभी किसी ने ना समझा ना देखा। अगर मेरे पास दिमाग नहीं होता तो शायद मैं इस तरह से इतनी बड़ा षड्यंत्र रच ही नहीं पाता और इस तरह से तुम्हारे साथ ये सब कुछ नहीं होता। खैर छोड़ो, अब तो तुम इस दुनिया में भी नहीं हो। अलविदा सिकंदर। तुम जहाँ कहीं पर भी हो, एटलीस्ट वहाँ पर अपना दिमाग मत चलाना, क्योंकि अगर तुमने वहाँ पर भी अपना दिमाग चलाया तो फिर तो पता नहीं तुम्हारा क्या ही होगा। अरे तुम्हारे लिए तो मेरा बदला तभी ही शुरू हो गया था जब से हम दोनों में कंपैरिजन होना शुरू हो गया था। तो तुम ही बताओ फिर मैं कैसे पीछे हट सकता था। ये कहते हुए ही अब वो शख्स अब जोर जोर से हंसने लगता है। जहाँ हिमालय के रीजन में वो शख्स अभी अपने ही ख्यालों में था, वो भी अपना जश्न मना रहा था कि उसका भाई अब उस दुनिया में नहीं है, तो वहीं दूसरी तरफ अभी पेरिस के राजमहल में कवि नालिशा भी अपने रूम में तैयार हो रही थी, तो वहीं बड़ी रानी भी अब तक पूरी तरह से तैयार हो चुकी थी।
इधर अपने रूम में वो कुछ सोच भी रही थी कि तभी किसी ने उसके दरवाजे को अब नॉक किया। दरवाजे के नॉक होने की आवाज को सुनकर अब वो दरवाजे की तरफ बढ़ जाती है और वहां पर जाकर अब वो उस दरवाजे को खोल देती है। जैसे ही वो दरवाजे को खोलती है तो उसका एक स्टाफ वहां पर मौजूद होता है और वो अब उससे कहता है, बड़ी रानी आपसे आपने ये तोहफे मंगवाए थे। ये सुनते ही अब बड़ी रानी अब उन्हें हाँ में अपना सिर हिलाती है और अब वो उस स्टाफ मेंबर से अब उन्हें लेकर और अब उस स्टाफ से कहती है, थैंक यू सो मच। आप जाकर देखिए कि सभी लोग रेडी हो गए हैं या नहीं, और अगर नहीं हुए हैं तो प्लीज़ सबसे कहना कि वो जल्द से जल्द रेडी हो जाए क्योंकि फिर हम लेट हो रहे हैं। अब बड़ी रानी की ये बात सुनते ही वो स्टाफ अब वहाँ से चला जाता है। यहाँ बड़ी रानी अब उन सारे ही गिफ्ट्स को जिन्हें उन्हें अपने हाथों में लिया हुआ था उन्हें लाकर अपने बेड पर रख देती हैं। गिफ्ट को वापस से बेड पर रखकर अब वो फिर से दरवाजे की तरफ बढ़ती है और अब वो दरवाजे को बंद कर देती है। इसके बाद बड़ी रानी अब अपने ही रूम के दरवाजे के पीछे अब एक बटन था अब उसकी तरफ बढ़ती है और वो अब उसे प्रेस कर देती है। जैसे ही वो उस बटन को प्रेस करती है तो वहाँ पर एक सीक्रेट रूम का दरवाजा खुल जाता है। बड़ी रानी अब अपने बेड से उन गिफ्ट्स को उठाकर अब सीधा ही उस रूम के अंदर आ जाती है क्योंकि बड़ी रानी इन सारे ही गिफ्ट्स को इस सीक्रेट रूम में लेकर जाती है। और जब वो वहाँ पर जाती है तो वहाँ की लाइट जो कि ऑटोमेटिक थी वो अपने आप ही अब ऑन हो जाती है। तो अब वहाँ से जैसे ही वो ऑन होती है तो बूढ़े किंग की एक वहाँ पर बड़ी सी तस्वीर थी और वो अब उस रूम में वहाँ पर ढेर सारे गिफ्ट भी थे। बड़ी रानी अब अपने हाथ में लिए हुए सारे ही गिफ्ट्स की फोटोज के पास जाकर अब बड़ी रानी सारे ही गिफ्ट को अब किंग की उस फोटो के पास जाकर अब उन्हें वहां पर रखती है और उन्हें रखते हुए कहती है, जन्मदिन मुबारक हो किंग। आज आपका स्पेशल दिन है। काश हम आपको ब्लेसिंग दे पाते आपकी लॉन्ग लाइफ का। आई विश कि आप जिंदा होते। आई विश की स्वाति मल्होत्रा महेंद्र की माँ की बातों में ना आती और एक बार उन्हें हमसे बात करनी चाहिए थी क्योंकि कुछ भी करने से पहले काश वो एक बार हमसे पूछ लेती। हम यहाँ की रानी थे। लेकिन एनीवे क्या कर सकते हैं, होने को कौन टाल सकता था। बड़ी रानी अभी अपने ही ख्यालों में थी कि तभी उन्हें आवाज़ आती है कि तभी उन्हें अपने फ़ोन के बजने की आवाज़ आती है। बड़ी रानी यहाँ पर हर साल किंग के लिए अलग अलग गिफ्ट खरीदती थी और इस सीक्रेट रूम में वो उसके लिए हर साल गिफ्ट्स को इकट्ठा करती रहती थी। इसलिए इस रूम में अभी तक बहुत सारे गिफ्ट इकट्ठा हो गए थे। लेकिन अब वो अपने ख्यालों से बाहर आती है जब उसके फ़ोन की रिंगटोन बजती है। अब जब वो खुद के इमोशंस को अब कंट्रोल करती है और अपने इमोशंस को कंट्रोल करते हुए ही बड़ी रानी अब उस रूम से फिर से बाहर निकल कर आ जाती है। बड़ी रानी जब वो बाहर आती है तो वो एक बार अब अपने आप को मिरर में देखकर अब खुद को नॉर्मल करती है ताकि किसी को भी उसे देखकर बिल्कुल भी पता ना लगे कि वो आज इमोशनल है। और अब अपने आप को पूरी तरह से ठीक करने के बाद अब वो उस फ़ोन की तरफ देखती है तो उस पर उसके भाई का फ़ोन आ रहा था। बड़ी रानी अब उस फ़ोन को उठाकर अब हेलो कहती है तो सामने से उन्हें आवाज़ आती है कि कितना वक्त और लगेगा, यहाँ पर हम सभी तुम्हारा वेट कर रहे हैं लेकिन तुम हो के अभी तक रेडी होकर नहीं आई हो। इस बात पर अब बड़ी रानी कहती है, हम बस थोड़ी देर में आते हैं। ये कहते हुए ही वो अब अपने रूम से बाहर निकलकर अब एलिवेटर की तरफ जाने लगती है। तो वहीं नीचे इधर धनंजय पीरामल जो कि यहाँ पर उसका पहले से ही इंतजार कर रहे थे। धनंजय पीरामल को देखकर अब कविन आलिशा कहती है, मामा जी यू लुक हैंडसम। ये सुनते ही अब प्रिंसेस लतिका कहती है, हाँ वो तो हैं क्योंकि बड़े मामा सच में बहुत ही हैंडसम लग रहे हैं। मामा ये बात तो मैं खुद बड़े मामा जी को कहने वाली थी लेकिन आपने तो मेरे मुंह की बात छीन ली। ये बात सुनते ही अब धनंजय पीरामल प्रिंसेस लतिका की नाक को खींचते हुए कहते हैं,
अगर हमारी प्रिंसेस लतिका ये कह रही है तो फिर तो बात तो सही ही होगी, क्योंकि वो झूठ थोड़ी ही ना कहती है। यहाँ लेकिन थैंक यू बेटा, यहाँ पर अब वो सभी ऐसे बातें कर ही रहे थे कि तभी वहाँ पर अब वेल ड्रेस्ड राजलक्ष्मी भी आ जाती है, क्योंकि इन दिनों राजलक्ष्मी अभी राजमहल में ही रह रही थी राजीव गुलेरिया की देखरेख के लिए। उन्हें इस तरह से तैयार देखकर अब आलिशा कहती है, आप सच में बहुत ही सुंदर लग रही हैं इस ड्रेस में। आलिशा की इस बात पर अब राजलक्ष्मी भी कहती है, थैंक यू सो मच। वैसे आपकी चॉइस सच में बहुत ही अच्छी है, क्योंकि मुझे तो सुंदर लगना ही था, क्योंकि यहाँ की रानी ने मेरे लिए ड्रेस जो चूज की थी। मानना पड़ेगा आपकी चॉइस को रानी साहिबा। राजलक्ष्मी की ये बात सुनते ही प्रिंसेस लतिका कहती है कि क्या आज आप हमें छोटे बेबीज के साथ खेलने देंगी, क्योंकि आपके पास तो छोटे बच्चे हैं ना। अब लतिका की इस बात पर राजलक्ष्मी कहती है, आपकी जितनी भी मर्जी हो आप उनके साथ खेल लेना, क्योंकि उनके साथ खेलने के लिए आपको हमारे से परमिशन लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपका अपने भाई बहन पर उतना ही हक बनता है। इधर राजलक्ष्मी अभी कवि नालिशा से कहती है कि क्या राजीव चाचा भी हमारे साथ वहाँ पर चलेंगे, या वो यहाँ पर अकेले रहने वाले हैं। राजलक्ष्मी की इस बात पर अब कवि नालिशा कहती है, बिल्कुल भी नहीं, वो वहाँ पर बिल्कुल नहीं जाएंगे। इवन वो तो यहीं पर ही रहेंगे। हम पार्टी में से आने के बाद उनसे मिलेंगे। अब तक बड़ी रानी भी वहाँ पर आ जाती हैं, तो अब बड़ी रानी को देखकर अब धनंजय पीरामल कहते हैं, मेरे ख्याल से अब हमें चलना चाहिए, क्योंकि अब तक सभी यहाँ पर एकत्रित हो गए हैं। ये अब धनंजय की इस बात पर अब कवि नालिशा कहती है, हाँ जरूर मामा जी, हमें अभी चलना चाहिए। और हाँ, वो हमारे सीक्रेट पैलेस में जो लोग हैं, क्या वो भी वहाँ पर जाएंगे? हमारा मतलब है कि वो राहुल। अब इस बात पर अब धनंजय पीरामल कहते हैं, देखो, राहुल पूरे मारवा हाउस के लोगों से नफरत कर सकता है, लेकिन वो अपनी आयशा ताई जी से बहुत प्यार करता है, तो हम चाहकर भी उसे रोक नहीं सकते हैं, क्योंकि वो तो वहाँ पर आएगा ही आएगा। धनंजय की ये बात सुनते ही अब आलिशा लतिका की तरफ देखने लगती है, और अब वो यहाँ पर काफ़ी टेंशन में आ जाती है, क्योंकि मन ही मन में कहीं ना कहीं यहाँ पर कवि नालिशा नहीं चाहती थी कि राहुल वहाँ पर आए, क्योंकि अब कवि नालिशा के सामने वो सच आ चुका था कि राहुल ही लतिका का पिता है। लेकिन अब लतिका की तरफ देखकर उसकी टेंशन बढ़ जाती है। अब वो अपने मन में सोचती है, अगर उस इंसान ने हमारी बेटी के सामने अगर इस बार कुछ भी कहा ना, तो हम इस बार उसे नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि उसके लिए ये तब अच्छा था कि उन्होंने तब तो बस मेरे ही सामने कहा था, लेकिन मैं उसे इंसान के ऊपर भरोसा भी तो नहीं कर सकती। अरे उस मुंहफट का क्या पता वो हमारी बेटी को देखकर कहीं फिर से इसके सामने ही कुछ ऐसा वैसा ना बोल दे। लेकिन अगर उसने फिर से ऐसा बोला तो फिर भले ही खुद हमारे खिलाफ क्यों ना हो जाए, इस बार हम उन्हें बिल्कुल भी नहीं छोड़ने वाले हैं। आलिशा को अब इस तरह से किसी सोच में देखकर अब धनंजय पीरामल कहते हैं, क्या हुआ बेटा, क्या सोच रही हो? अपने मामा जी की इस बात को सुनकर अब आलिशा अपने इमोशंस को, अपने गुस्से को, सब कुछ अंदर ही दबाती और वो कहती है, बस कुछ भी नहीं मामा जी। अब धनंजय कहते हैं, तो फिर चलें, वरना हमें लेट हो जाएगा। अब धनंजय की इस बात पर अब सभी हाँ में अपना सिर हिला देते हैं। अब ये सब करने के बाद अब वो सभी धीरे धीरे अब बाहर की तरफ बढ़ने लगते हैं। इधर जब वो सब राजमहल से बाहर निकल जाते हैं, तो यहाँ पर अब कवि नालिशा अब अपने फ़ोन पर कुछ कोड टाइप करती है, और कुछ टाइप करने के बाद अब वो यहाँ पर पूरे राजमहल को लॉक लगा देती है, क्योंकि उसने अपने फ़ोन से ही सारे ही राजमहल को लॉक कर दिया था। तो वहीं इधर अपने रूम में बैठा हुआ राजीव काफ़ी बोर हो रहा था। उसे आलिशा से बात करने का काफ़ी मन कर रहा था, क्योंकि उसने राजलक्ष्मी के सामने भी अपनी इच्छा जाहिर की थी। लेकिन अभी तक उसकी बात को सुनकर आलिशा अभी तक राजीव गुलेरिया से मिलने के लिए नहीं आई थी। लेकिन वो मजबूर इतना था कि वो कुछ कर भी नहीं सकता था। वो कुछ सोच ही रहे थे कि तभी उसकी नज़र अब वहाँ पर रखे हुए एक फ्लावर वास पर जाती है। तो अब वो उसे देखते हैं कि ये उनके फेवरेट ऑर्चिड के फ्लावर थे, उसमें रखे हुए थे। उन्हें देखकर अब राजीव के चेहरे पर एक स्माइल आ जाती है,
तो वहीं अभी राजमहल से सभी रोहित के पैलेस के लिए निकल जाते हैं। तो वहीं दूसरी तरफ कैलाश अधिकारी के पैलेस में इधर श्रेया ने बच्चों को भी रेडी कर दिया था, क्योंकि एक तरफ जहां पर राजमहल में सभी पूरी तरह से तैयार होकर निकल गए थे, तो कैलाश अधिकारी के पैलेस में भी सभी जोरों शोरों से तैयारियां कर रहे थे। यहाँ श्रेया बच्चों को रेडी कर रही थी, तो वो अब खुद भी तैयार हो गई थी। कैलाश अधिकारी अब श्रेया से कहते हैं, श्वेता कहाँ है? क्या श्वेता को नहीं चलना? अब अपने पापा की इस बात पर अब श्रेया कहती है, हाँ पापा, वो लक्ष्य जी के साथ वहाँ पर डायरेक्ट पहुँच जाएगी। अब श्रेया की इस बात पर अब कैलाश अधिकारी कहते हैं, अच्छी बात है, तो चलो अब मुझे रानी साहिबा का मैसेज आया है कि वो लोग राजमहल से निकल गए हैं। अब अपने पापा की इस बात पर श्रेया कहती है, हाँ बस मैं भी रेडी हो गई हूँ, और हाँ पापा, वहाँ पर गिफ्ट्स रखे हुए हैं, उन्हें प्लीज़ आप गाड़ी में रखवा दीजिए ना। अब श्रेया की ये बात सुनते ही कैलाश अधिकारी कहते हैं, तुम जाकर गाड़ी में बैठो, सारे के सारे गिफ्ट मैं वहाँ पर रखवा दूंगा, डोंट वरी। इस बात पर अब श्रेया कहती है, ठीक है, मेरे ख्याल से अब हमें चलना चाहिए। यहाँ अब इनकी बातों को सुनकर अब पिंकी कहती है, मामा, मैं तो बहुत ही खुश हूँ, इतने वक्त के बाद मैं अपने भाई बहन आर्यन, रिया और अलेक्जेंडर से जो मिलूंगी। अब अपनी बेटी की इस बात पर मैं उनसे मिलूंगी। अब अपनी बेटी की इस बात पर अब श्रेया के चेहरे पर एक स्माइल थी। इवन अब यश, जो कि उसकी बातों को सुन रहा था, वो कहता है, हाँ हाँ, खुश तो मैं भी हूँ ना, क्योंकि तुम अकेले ही खुश थोड़ी ना हो। लेकिन चलो अब जल्दी चलते हैं, क्योंकि अब मैं और इंतजार नहीं कर सकता उनसे मिलने के लिए। ये कहते हुए ही यश अब पिंकी का हाथ पकड़कर अब उसे बाहर लेकर जा रहा था, क्योंकि यश को देखकर सच में ऐसा लग रहा था कि अब वो सच में और इंतजार नहीं कर पाएगा। तो वहीं अभी कैलाश अधिकारी उन्हें कह रहे थे, अरे अरे बच्चों, संभाल कर, इतनी हड़बड़ी किस लिए कर रहे हो? सामने देखकर चलो ना, अगर तुम्हें चोट लग गई तो। ये कहते हुए ही कैलाश अधिकारी अब यारव और माहिरा दोनों को ही अपनी गोद में ले लेते हैं। तो वहीं इधर श्रेया रूहान को अपनी गोद में ले लेती है। वो सभी अभी अपनी गाड़ी के पास जाने लगते हैं, जहां एक तरफ पेरिस में सभी रोहित के पैलेस के लिए जाने की तैयारी कर रहे थे, तो वहीं इधर दूसरी तरफ लंदन के गांव में एक औरत के आगे 2 केक रखे हुए थे। एक पर लिखा हुआ था हैप्पी बर्थडे आयशा, तो दूसरे पर लिखा हुआ था हैप्पी बर्थडे सिकंदर, और उन दोनों ही केक के सामने दोनों की ही तस्वीर भी रखी हुई थी। उन दोनों ही केक को देखकर अब औरत अपने मन में ही सोच रही थी कि पता नहीं कभी मैं आज का दिन आप दोनों के साथ कभी इन फ्यूचर सेलिब्रेट भी कर पाऊंगी या नहीं, या जिस तरह से हर साल मुझे अकेले ही ये सब करना पड़ता है, या सिर्फ ऐसे ही करूंगी। ये सोचते हुए ही वो औरत अब एक एक करके दोनों ही केक को अब कट कर रही थी, और साथ ही वो अब उनके हैप्पी बर्थडे के लिए अपना सॉन्ग भी गुनगुना रही थी, और दोनों को ही अपने केक कटिंग के साथ बहुत सारी ब्लेसिंग्स भी दे रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे वो अपने मन में उनके लिए ब्लेसिंग देकर उनकी लंबी उम्र की कामनाएं कर रही हूँ। इधर अपनी जगह से उठकर जब वो औरत अपने घर से बाहर निकल कर आती है, तो वहाँ पर 2 जियंट ईगल उसके सामने थे। उन्हें देखकर अब वो उनके पास जाकर उनसे कहती है, तुम दोनों ऑन टाइम हो, अब चलो मेरी मदद करो, और हाँ, जो फूल मैं तुम्हारे पंखों पर लगा रही हूँ उन्हें तो आयशा और सिकंदर के ऊपर ही डालना, और ये जो गिफ्ट है उसे मेरे बच्चों को दे देना, वो संभाल लेगा। ये कहते हुए ही उस औरत ने 2 छोटे छोटे बॉक्स को एक कैरी बॉक्स में रखा, और फिर उसे उन दोनों के ही पंजों में लगा दिया, और कुछ फूलों को उनके पंखों पर। इधर अपना काम करने के बाद वो दोनों से ही कहती है, अब जाओ, और हाँ, ध्यान से जाना तुम दोनों। अब उस औरत की ये बात सुनते ही वो दोनों ही जियंट ईगल अब आसमान की तरफ उड़ने लगते हैं, और वो औरत अब उन्हें उड़ता हुआ देखती है कि तभी उसे अब आवाज आती है, मैडम, क्या आप आयशा मारवा के सामने कभी भी नहीं जाएगी? क्या आपका मन नहीं करता अपनी बेटी से मिलने के लिए?
अपनी असिस्टेंट की इस बात पर अब वो औरत कहती है, पता नहीं आने वाला वक्त कैसा होगा, क्योंकि मैं कुछ भी नहीं कह सकती, क्योंकि ये तो सबको ही पता है कि हमारा फ्यूचर अनप्रिडिक्टेड होता है। जहाँ एक तरफ ये दोनों ही औरतें बातें कर रही थी, तो वहीं दूसरी तरफ इधर पेरिस से दूर एक गाँव में एक औरत जो कि बिल्कुल आयशा मारवा की तरह ही दिख रही थी, वो भी अभी अपने फ़ोन को निकालकर एक मैसेज टाइप करती है जिसमें लिखा हुआ था, हैप्पी बर्थडे आयशा। इसे लिखने के बाद अब वो इसे सेंड कर दे आयशा के नंबर पर सेंड कर देती है। और अब वो उसे सेंड करने के बाद अब अपने सामने लेटे हुए अक्षय वर्मा को देख रही थी। तो वहीं दूसरी तरफ इधर रोहित के पैलेस में आज सिर्फ और सिर्फ आयशा मारवा के बर्थडे की रौनक थी, क्योंकि पूरा का पूरा पैलेस यहाँ पर जगमगा रहा था। यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा चहल पहल थी। तो वहीं अब अनिका और भूमिका ने मिलकर आयशा मारवा को पूरी तरह से आज रेडी कर दिया था। उन्हें देखकर अब भूमिका एकदम से सीटी बजाते हुए कहती है, वाह ताई जी, आप तो इस एज में भी कहर ढा रही हैं। अगर मैं लड़का होती ना तो अभी आपको प्रपोज कर देती, बट इट्स माई बैड लक। अब भूमिका की इस बात पर अनिका भी कहती है, अच्छी बात है ये तो, तुम आयशा माँ के साथ रहो, मैं बस आती हूँ। इधर भूमिका की इस बात को सुनकर अब आयशा मारवा अपनी एक हाथ को उठाती है और वो कहती है, भूमिका हर बार में सच में चपट खाने का शौक हो गया है, तुम कितना बोलती हो, कुछ तो बातें सोच समझ कर बोला करो ना। इधर अपनी ताई जी के इस हाथ को देखकर अब भूमिका जल्दी से उसके हाथ को पकड़ लेती है और उसे अपने सिर पर रखकर और फिर आयशा मारवा को अपने गले से लगा लेती है। इधर अनिका की इस बात पर अब भूमिका कहती है, तुम अब कहाँ जा रही हो? अभी तो बस ताई जी को तैयार किया ही नहीं, नीचे भी तो लेकर जाना है। अब भूमिका की ये बात सुनते ही अनिका ने कहा, मुझे बस अपने रूम में कुछ जरूरी काम है, वो मिस्टर मारवा के कपड़े निकालने हैं ना, क्योंकि उन्हें नहीं पता है कि आज वो पार्टी पर कौन से कपड़े डालेंगे, क्योंकि ये सब मैंने संभाला हुआ था आज के लिए। इस बात पर अब भूमिका कहती है, ओह ये बात है, तो सीधा सीधा कहो ना कि तुम्हें भाई के बिना रहा नहीं जा रहा है। इस बात पर अनिका उसे घूर घूर कर देखने लगती है और वो उसे कहती है, तुम्हें नहीं छोड़ूंगी मैं। ये कहते हुए ही अनिका अब आयशा मारवा के रूम से बाहर निकलकर सीधा ही एलिवेटर की तरफ जाने लगती है। तो वहीं आयशा मारवा अभी भूमिका के कान को छेड़ते हुए कहती है, क्यों भाभी को इतना छेड़ती रहती हो? अरे भाभी है वो तुम्हारी। अब आयशा मारवा की ये बात सुनते ही भूमिका कहती है, ताई जी प्लीज कान छोड़िए ना, अगर रिया ने मुझे ऐसे देख लिया तो वो क्या सोचेगी, क्योंकि रिया के मन में मेरी एक इमेज है, और अगर आप ऐसे ही कान खींचे रही तो फिर तो मेरा कान भी लाल हो जाएगा। फिर तो चाहे किसी को दिखे या ना दिखे, लेकिन ये लाल कान तो सबको दिखेगा, इसलिए पता नहीं वो क्या क्या सोचेंगे। अब भूमिका ने ये कहा ही था कि तभी वहाँ पर अब दरवाजा नॉक होने लगता है। इधर आयशा मारवा अब भूमिका से कहती है, अब जाओ जाकर देखो कि कौन है। अपनी ताई की ये बात सुनते ही भूमिका अब अपने काम को मसलते हुए ही अब दरवाजे की तरफ उसे खोलने के लिए बढ़ जाती है। इधर भूमिका अब जैसे ही दरवाजा खोलती है तो दरवाजा खोलते ही वहां पर उसके सामने अभी रिया खड़ी थी। रिया को वहां पर देखकर अब भूमिका अपने मन में सोचती है, थैंक गॉड कि दरवाजा बंद था, नहीं तो आज तो रिया मुझे ऐसे मेरा कान खींचता हुआ देख ही लेती। अब रिया को देखकर अब भूमिका कहती है, ओए तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? तुम अब तक रेडी क्यों नहीं हुई हो? इस बात पर अब रिया कहती है, इसीलिए ही तो यहाँ पर आई हूँ ना बुआ, क्योंकि आप तो पता नहीं मुझे रेडी ही नहीं कर रहे, आप अपने ही आप में बिजी हो रखे हैं। प्लीज बुआ मुझे भी रेडी कर दीजिए ना। अब रिया की इस बात पर भूमिका कहती है, ठीक है अंदर आ जाओ, और पहले मुझे ये बताओ कि दादी माँ कैसी लग रही हैं, क्योंकि देखो दादी माँ को रेडी मैंने ही किया है। अपनी बुआ की ये बात सुनते ही रिया जब अपनी दादी माँ की तरफ नजर डालती हैं तो वो उसका तो मुंह खुला का खुला ही रह जाता है, और वो कहती हैं, वाह दादी माँ आप तो बहुत ही प्रीटी लग रही हो। इस बात पर अब आयशा मारवा कहती है
कि ऑल क्रेडिट्स गोज टू योर मामा एंड योर बुआ। यहाँ भूमिका रिया को रेडी करने लगती है तो वहीं दूसरी तरफ अब तक अनिका भी अपने हाथ में एक ड्रेस को लेकर अब अपने रूम के दरवाजे के पास आ जाती है और अब वो अपने रूम को नॉक करने लगती है। कुछ ही देर के बाद जब दरवाजा खुला तो वो जल्दी से अब कमरे के अंदर आकर अब उस दरवाजे को बंद कर देती है। उसे ऐसा करते हुए देखकर अब एनी कहती है, अनिका मैडम आप यहाँ पर आ गई हैं तो मैं अब लैब में चली जाऊं। अब एनी की इस बात पर अब अनिका कहती है, ठीक है एनी तुम जाओ। यहाँ एनी अभी बाथरूम के रास्ते से लैब की तरफ जाने ही वाली थी कि तभी अब उस अनिका के पीछे से आवाज आती है कि तुम अगर चाहो तो तुम पार्टी में आ सकती हो एनी। अब अनिका की इस बात पर एनी कहती है, मैं वहाँ पर क्या करूँगी मैडम, क्योंकि वो सब तो आपके लिए हैं, ये तो अपना ही पैलेस है, सभी सेफ हैं। इस बात पर अब अनिका कहती है, ठीक है फिर तुम जाओ। यहाँ अनिका भी स्वाति मल्होत्रा से कहती है, माँ ये ड्रेस मैं आपके लिए लेकर आई हूँ, प्लीज़ आप भी चेंज कर लीजिए। अनिका की इस बात पर अब स्वाति मल्होत्रा कहती है, क्या अभी मेरा सबके सामने आना सही होगा अनिका? क्या सच में तुम लोगों ने ये प्लान बना लिया है? इस बात पर अब अनिका कहती है, माँ सब साथ में हैं, आप भी रहेंगी तो हमें अच्छा लगेगा। और हाँ वैसे आज की पार्टी मास्क पार्टी है, वो क्या है ना कि मैंने माँ के लिए एक सरप्राइज प्लान किया है, बट मेरा ये सरप्राइज उनके ऊपर ही डिपेंड करता है कि वो मेरी सरप्राइज को के लिए तैयार भी हैं या नहीं। अनिका की ये बात सुनते ही अब स्वाति मल्होत्रा कहती हैं कि अगर तुम उस बूढ़े की बात कर रही हो तो लिख कर ले लो, वो खड़ूस यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं आएगा, क्योंकि उस खड़ूस को मैं अच्छी तरह से जानती हूँ। उसके अंदर तो पता नहीं कौन सी अकड़ भरी हुई है कि उसे कुछ दिखाई ही नहीं देता। स्वाति मल्होत्रा ये कहते हुए ही स्वाति मल्होत्रा अब उस ड्रेस को लेकर और सीधा ही बाथरूम में चली जाती है। तो वहीं अनिका अपनी माँ की बातों को सुनकर अभी यही सोचती है कि क्या सच में आज वो यहाँ पर नहीं आएंगे? क्या मेरा पूरा का पूरा प्लान खराब हो जाएगा? लेकिन चलो छोड़ो, देखते हैं। लेकिन ये मिस्टर मारवा कहाँ रह गए हैं अब तक? उन्हें भी तो आ जाना चाहिए था, वो अब तक यहाँ पर क्यों नहीं आए? अनिका ने ये सोचा ही था कि तभी उसका फ़ोन अब बजने लगता है। अपने फ़ोन की रिंगटोन की आवाज़ को सुनकर जैसे ही अब वो अपनी स्क्रीन पर देखती है तो ये रोहित का ही फ़ोन आ रहा था। अनिका अब अपने फ़ोन को उठाकर हेलो कहती है तो रोहित अब उससे कहता है, अनिका क्या तुम रेडी हो गई हो? इस बात पर अब अनिका कहती है, हाँ मिस्टर मारवा मैं तो पूरी तरह से रेडी हो गई हूँ, लेकिन आप कहाँ पर हैं? इस बात पर रोहित कहता है, मैं बच्चों के रूम में रेडी हो रहा हूँ अनिका, कुछ ही देर में मैं सब यहाँ पर सभी नीचे आ जाएंगे। वैसे सभी के रूम में मास्क पहुँच गए हैं, इसलिए तो तुम्हारे ही प्लान के अकॉर्डिंग, क्योंकि तुमने इन मास्क का आइडिया दिया था, तुमने डिमांड की थी, इसलिए मैंने सबके पास उसे पहुँचा दिया है। अब रोहित की इस बात पर अनिका कहती है, हाँ पहुंच गए हैं मिस्टर मारवा, थैंक यू सो मच। और मुझे समझ आ रहा है कि आप सच में ऐसा क्यों कह रहे हैं। अनिका ने भी कुछ देर बात करने के बाद अब रोहित अब अपने फ़ोन को डिस्कनेक्ट कर देता है और यहाँ अब तक स्वाति मल्होत्रा भी पूरी तरह से रेडी होकर अब बाथरूम से बाहर आ जाती है। अब अपनी माँ को देखकर तो अब अनिका कहती है, क्या बात है माँ, आप तो सच में बहुत ही खूबसूरत लग रही हैं। मैं तो यही सोच रही हूँ कि आप जब अपनी 50 साल की एज में ऐसी लग रही हो तो फिर जब आप 20 ईयर्स की थी तब आप कितना कहर ढाती होंगी। अब समझ में आता है कि पापा ने आपको दूर होने के बाद भी पापा ने शादी क्यों नहीं की। अनिका की इस बात पर अब स्वाति मल्होत्रा कहती है, अपने पापा से पूछ लो कि मैं 20th में कैसी लगती थी। वैसे क्या उन्होंने तुम्हें बताया नहीं है क्या? कुछ देर के बाद अब स्वाति मल्होत्रा अब अनिका से कहती है, अनिका मास्क कहाँ पर है? क्योंकि तुमने तो बताया था ना कि मास्क पहन कर ही जाना है। अब अपनी माँ की ये बात सुनते ही अनिका अब इधर उधर देखने लगती है तो उसे टेबल पर अब वहाँ पर कुछ मास्क दिखाई दे रहे थे। अब वो टेबल के पास जाने के बाद अनिका अब 2 मास्क को अपने लिए
सेलेक्ट कर लेती है और वो उनमें से एक अपनी माँ के पास लेकर जाती है, जिनमें से एक वो स्वाति मल्होत्रा को दे देती है और एक वो खुद ही पहन लेती है। यहाँ स्वाति और अनिका दोनों ही अभी पूरी तरह से रेडी थी, तो वहीं स्वाति मल्होत्रा अब अनिका से कहती है अब हमें यहाँ से चलना चाहिए अनिका। अपनी माँ की ये बात सुनते ही अनिका भी अब हाँ में अपना सिर हिला देती हैं और वो दोनों ही अभी दरवाजे को खोलकर जब रेलिंग के पास आते हैं तो नीचे का नज़ारा देखकर तो अब अनिका और स्वाति दोनों ही हैरान हो जाती हैं। इधर स्वाति मल्होत्रा अब अनिका से पूछ रही थी कि ये किंग की स्टैचू है ना, जिसे मैंने आकांक्षा नाम दिया था, ये इंस्पेक्टर अर्जुन सिंह उसके साथ क्या कर रहे हैं। इस बात पर अब अनिका कहती है क्या भूमिका और निखिल ने इसे कुछ बताया ही नहीं है क्या, क्योंकि जिस तरह से ये अर्जुन सिंह इसके आसपास घूम रहे हैं उसे देखकर तो मुझे भी लग रहा है कि ये अभी तक उन सब बातों से अनजान हैं।